ठीक है। हेलो। आज हम वैलेंस बॉन्ड थियरी और हाइब्रिडाइजेशन का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अंदर हमने दो टाइप के कॉन्सेप्ट को लर्न किया था। एक हमने बोला था कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगा। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बोला था कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में प्रॉब्लम आ जाती है जब हम जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं उनका डिस्कशन करते हैं। सो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का जो ड्रॉबैक है या शॉर्टकमिंग्स है उसको हमने शॉर्ट आउट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, राइट। सो आई होप आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को, उसके जो की पॉइंट्स है उनको आपने रिवाइज कर लिया होगा। सो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, हैविंग सिमिलर एनर्जी टू reproduce hybrid orbital, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वही क्या बन रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो एनर्जी होता है, ओरिएंटेशन होता है, शेप होता है, साइज होता है, एवरीथिंग विल बी सिमिलर। वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने कर लिया था, राइट। और हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो तीन तरीके भी देखे थे। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्टेरिक नंबर हम निकाल लेते हैं पहले, स्टेरिक नंबर। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर निकालने के दो तीन तरीके हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक फॉर्मूला होता है स्टेरिक नंबर निकालने का, वो हमने लिख रखा था कि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आप लिखिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे x लिखना है, दैट इज़ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, x इज़ नथिंग बट मोनोवैलेंट एटम जिसका वैलेंसी 1 होता है ना, मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैटायनिक चार्ज, यानी कि माइनस करना है आपको पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और प्लस करना है आपको एनायनिक चार्ज। ठीक है, एनायनिक चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज को आपको प्लस करना है और डिवाइड कर देना है, किससे, डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, तो इससे आपको स्टेरिक नंबर मिलेगा। और सिंपली यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आपके पास में स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 आती है, ठीक है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है। ठीक है, अगर 2 आती है तो हम बोलेंगे SP, और अगर 3 आती है तो SP2, और 4 आती है तो SP3 हो जाएगा, और 5 आएगी तो SP3। देखो P में मैक्सिमम 3p ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो उसके बाद में D आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में SP3D2 हो जाएगा, और फाइनली वी हैव SP3D3। ठीक है, जो 4 होता है उसमें एक हाइब्रिडाइजेशन DSP2 भी होता है, बट ये वाला हाइब्रिडाइजेशन स्पेसिफिक केसेस में होता है, तो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड DSP2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सिंपली आपके पास अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू ये वाला आता है तो आप डेफिनेटली ये वाली टेबल को सिंपली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये वाला तरीका है भाई स्टेरिक नंबर फाइंड करने का, और दूसरा तरीका क्या है स्टेरिक नंबर फाइंड करने का कि आप क्या कर लो, सिग्मा बॉन्ड लिख लो। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आप ऐड कर लीजिए तो आपको स्टेरिक नंबर दे देगा ये, है ना, सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोन पेयर होना चाहिए, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अदरवाइज अगर आपके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी काउंटेड एज ए लोन पेयर। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। सो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे कैसे या किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन का शेप और ज्योमेट्री के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे मैं ये वाली चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ कि रिलेशन बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ये लीनियर ज्योमेट्री को फॉलो करता है, लीनियर ज्योमेट्री को। अगर आपके पास में sp2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और अगर आपके पास में sp3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। और अगर आपके पास में sp3d है तो हम इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, और अगर आपके पास में sp3d2 है सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप में रहेगा। और उसके बाद में आपके पास में sp3d3 रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। अगर आप इतना सा याद रख लेते हो, उसके बाद में देखो शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन जो होता है, शेप एंड ज्योमेट्री जो है और ज़्यादा डिस्कशन जो होता है, उसके लिए आपके पास एक थियरी है जिसका नाम है VSEPR। ठीक है, ये वाली थियरी हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपको एक्चुअल आइडिया मिलेगा कि VSEPR क्या होता है, VSEPR के अंदर शेप और ज्योमेट्री का क्या रोल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में पता चलेंगी। ठीक है, फिलहाल मैं बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर है। ठीक है, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, और sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, और sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और sp3d2 है सो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, एंड sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। ठीक है, सो क्विकली हम लोग इनको देखते हैं कि लीनियर शेप का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे अपन ने लिखा कि sp, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन का जो ऑर्बिटल डायग्राम होगा वो कैसा होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये छोटी लोब है। मैंने बोला था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है कि एक लोब छोटी हो जाती है, एक बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटी लोब है और ये एक बड़ी लोब है। तो आपके पास में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरह से हो गई है। ठीक है, देखो ये आपका एक sp है और ये आपका दूसरा sp है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करके देख सकते हो कि दिस इज योर वन sp ऑर्बिटल एंड दिस इज योर अनदर sp ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद में मान लेते हैं कि ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे मान लेते हैं कि ये BeF2 है, तो BeF2 में ये B के S और P ऑर्बिटल है। तो अब F का P ऑर्बिटल यहाँ पे कंबाइन होगा ना, बिकॉज F का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है 2s2 2p5 ये होता है। ठीक है, तो अपन को सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मतलब होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मतलब होता है। तो यहाँ पे 5 है, यानी कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो p ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये जो ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे p के साथ होगी। ठीक है, तो ये आपका F आ गया, F का ये p ऑर्बिटल है। ऐसे यहाँ पे भी आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली F का p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब ये लीनियर है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि अगर हम इसको ऐसे देखें कि B E, ठीक है, और उसके बाद में इस तरह से यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है F, लेट मी इरेज, F हो गया। ठीक है, ये आपका F हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऐसे करके यहाँ पे भी ये F आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं?
बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो बॉन्ड एंगल जब हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड के टाइम पे एक सेंट्रल एटम के करस्पॉन्डिंग और जो साइड एटम है, इन लोगों को हम लोग बोल देंगे, लेट मी राइट, ये जो एटम है इसको हम लोग बोलते हैं साइड एटम, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो sp के करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री, 180 डिग्री बन रहा है। और इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है भाई। लीनियर ज्योमेट्री का यहाँ पे ये मतलब है कि बॉन्ड एंगल का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री है। और अगर बॉन्ड एंगल का वैल्यू 180 डिग्री है तो आप समझिए कि वो लीनियर शेप का होगा, स्ट्रेट शेप का होगा, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। ठीक है, अगला जैसे sp2 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको चेक करना है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपन, और उसकी भी ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि आपके पास s का एक ऑर्बिटल है और p के 2 ऑर्बिटल है, ठीक है। s का 1 ऑर्बिटल है, p के 2 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। जो इसकी हमने ज्योमेट्री लिखी थी वो क्या लिखी थी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। ज्योमेट्री हमने लिखी थी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो देखिए, जैसे अपन यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बोरोन ले लेते हैं और F3 ले लेते हैं, BF3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये हमने लिया तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? B है, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा sp2 और sp2, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारे। अब ये 3 है, sp2 हाइब्रिड है और वो किसके साथ कनेक्ट होंगे? p के साथ। p किसका होगा? f का, ठीक है। ये भी किससे कनेक्ट होगा? p से। ये किससे कनेक्ट होगा? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जो कि f का होगा उसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे इसका शेप कैसा बनेगा? तो ये हमने एक स्मॉल लॉब बना ली है, ठीक है, और ये बड़ी लॉब बना ली है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस स्मॉल लॉब है और एक बड़ी लॉब ऐसी है, ठीक है। और उसके बाद में ये आपके पास स्मॉल लॉब है और ये वाली आपकी बड़ी लॉब है। तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा। और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है कि p ऑर्बिटल आएगा। सो p ऑर्बिटल सिंपली आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। दिस इज योर p ऑर्बिटल, ओके। तो ये आ गया आपका p ऑर्बिटल। तो बेसिकली अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ये वाली चीज़ आपकी f की है, दिस इज f और दिस इज f, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है। तो अगर आप इसकी एग्जैक्ट फ़ोटो बनाते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे f होगा, यहाँ पे f होगा और यहाँ पे f होगा। अब ये ट्राइंगल कैसे बना रहा है? सो आपको बताता हूँ मैं कि ये वाली चीज़ अगर आप इसको एंड टू एंड कनेक्ट करते हो आपस में, तो ये जो शेप है ये क्या हो रहा है? ट्रायगोनल बन रहा है, ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में है और ट्रायंगल है, ठीक है। अब अगर आप बॉन्ड देखोगे यहाँ पे, तो ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एंगल एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं इसको बीटा बोल देता हूँ और इसको गामा बोल देता हूँ, तो आप अगर ज्योमेट्री से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू इक्वल है, और वो वैल्यू किसके बराबर है? 120 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो जब भी आपके पास में ट्रायगोनल प्लेनर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड कितना है
120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह का ये ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा ट्रायगोनल प्लेनर के केस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि अपने पास में CH4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो बेसिकली आपको मैंने सिखा दिया कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें क्या होगा, 4 sp3 हाइब्रिडाइज होंगे ऑर्बिटल, और ये किससे कनेक्ट होंगे, ये कनेक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये s ऑर्बिटल से कनेक्ट होंगे, sp3s sp3s और sp3s, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये कनेक्ट होने वाले हैं। नाउ सी, अगर हम इसको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएं बेस्ड ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेसिस पे बनाएं, और हमने sp3 को ज्योमेट्री वाइज क्या बोला है कि ज्योमेट्री वाइज ये होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ज्योमेट्री इसकी ये रहती है। तो अगर हम बनाने की कोशिश करें तो देखिए ये स्मॉल लॉब है और ये बड़ी लॉब है, ठीक है, ये आपकी स्मॉल लॉब है और ये बड़ी लॉब हो जाएगी, ये आपकी स्मॉल लॉब है और ये बड़ी लॉब हो जाएगी, ऐसे ही ये आपकी स्मॉल लॉब है और ये बड़ी लॉब, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि s ऑर्बिटल आ रहा है, सो दिस इज हाइड्रोजन s ऑर्बिटल, दिस इज हाइड्रोजन s ऑर्बिटल, दिस इज हाइड्रोजन s ऑर्बिटल एंड दिस इज हाइड्रोजन s ऑर्बिटल। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक फोटो बन गया है जो टेट्राहेड्रल है, और आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एक्चुअली बैक साइड है और ये हाइड्रोजन इस तरह से। तो ये एक्चुअली ये मॉलिक्यूल बेसिकली टेट्राहेड्रल जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। तो 3D होता है तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, एग्जैक्टली ये कुछ इस तरह का होता है कि आपके पास में 3 हाइड्रोजन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे प्लेस होते हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन इक्विलेटरल ट्राइंगल पे प्लेस होते हैं, यानी कि दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन ये वाले हैं, ये वाले 3, और एक हाइड्रोजन इसके एग्जैक्ट ऊपर होता है, एग्जैक्ट ऊपर आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, ये ऊपर है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये बैक साइड वाली चीज़ है ये। तो कुछ इस तरह का फोटो रहेगा जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल बोलेंगे, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल है और बेसिकली यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहता है, ठीक है, मान लो ये अल्फ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड दिखेंगे आपको, ठीक है। ये सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं, ये बॉन्ड सारे के सारे इक्वल रहते हैं, और ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे बॉन्ड एंगल है, इसकी वैल्यू आती है 109, ठीक है, डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इस तरह से ये आपको दिखाई देगा, मतलब 109 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली आप याद रखिएगा। सो sp3 जब भी होगा तो आपका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये चीज़ें आप, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अपोजिट नहीं है। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि इसका नाम मैं P दे देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ Q, तो अगर आपको बोले कि बॉन्ड एंगल बताइए, बॉन्ड एंगल HP, उसके बाद में CHQ, तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये 109 डिग्री और 28 मिनट ही होगा। इसका मतलब आप समझ गए कि दे आर नॉट अपोजिट, P एंड Q आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। उनके बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड एंगल कई बार क्या होता है कि जैसे मॉलिक्यूल मान लेते हैं वाटर वाला है, तो वाटर में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐसे है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल हम किसको मानेंगे, यहाँ पे देखो ये एक अल्फ़ा है और यहाँ पे ये वाला एक बीटा है, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा और बीटा दो टाइप के बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीटा बड़ा है, ठीक है, वैल्यू वाइज, तो हम अल्फ़ा को सेलेक्ट करेंगे एज ए बॉन्ड एंगल, ठीक है।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो मिनिमम एंगल हो सकता है, मिनिमम एंगल विल बी योर बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो मिनिमम एंगल होगा, यानी कि अल्फा को हम सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे? अल्फा को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कभी भी आपके पास में अगर दो पॉसिबिलिटी बन रही है तो जो मिनिमम एंगल होगा आउट ऑफ टू पॉसिबिलिटीज, उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अगले केस को हम डिस्कस करते हैं। अगला केस हमारा है sp3d। ठीक है, अब देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपन ने क्या लिखा है? अपन ने लिखा है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल फॉर sp3d। तो अगर हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को समझें कि इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, तो ट्राइगोनल पहले तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी एक सेंट्रल एटम होगा और एक ट्राइंगल बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक ट्राइंगल आप ऐसे बना लीजिए और उसके बाद में एक को ऊपर कर दीजिए और दूसरे को ऐसे नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है इस तरह से। ठीक है, ये पिरामिड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये तो ये इस तरह का फोटो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं अपन ने ले लिया PCl5। ठीक है, PCl5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है हम निकाल चुके थे, sp3d। आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूले में डाल के भी। स्टेरिक नंबर इसका 5 आ जाएगा। देखो इसका स्टेरिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, तो अब देखिए फॉस्फोरस यहाँ पर सेंट्रल पे है। ठीक है, अब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फॉस्फोरस यहाँ पे सेंटर पे हो जाएगा और उसके बाद में आप यहाँ पे एक क्लोरीन को ऐसे बना लोगे। ठीक है, दूसरे क्लोरीन को और तीसरे क्लोरीन को आप ऐसे बना लोगे, कोई दिक्कत। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे दो टाइप के जो बॉन्ड है वो ऐसे वाले हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये पिरामिड अब बन गया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो डॉटेड लाइन से। तो ये हो गया आपका प्लेन में, 3 क्लोरीन एक प्लेन में है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात की जाए, बॉन्ड एंगल की बात की जाए, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये वाला क्लोरीन और फॉस्फोरस के बीच में एंगल दिखा जाए। ठीक है, तो Cl एंगल Cl P Cl, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 120 डिग्री। ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल है ये वाला बॉन्ड। ठीक है, दिस बॉन्ड। और एक बॉन्ड आ रहा है कि मान लो इसका नाम मैंने दे दिया, मतलब Q कह दिया इसको, और इसको मैंने कह दिया P। तो एक एंगल आपको ये वाला भी दिखेगा, Cl Q, उसके बाद में P और Cl P। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 2 P आ रहे हैं, तो इसको हम कुछ और ही लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं R। ठीक है, तो यहाँ पे ये R हो जाएगा, ये R है। तो ये वाली एंगल कितनी दिख रही है आपको? ये वाली एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, 90 डिग्री भी दिख रहा है और 120 डिग्री भी दिख रहा है। तो जो प्लेन में है वो 120 डिग्री का एंगल रखेंगे और जो ऊपर और नीचे है वो 90 डिग्री का एंगल रखेंगे सारे क्लोरीन के साथ। अगर आप इस क्लोरीन को पकड़ के इसके साथ जाओगे तब भी ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इस क्लोरीन को इसके साथ लोगे तब भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसको और इसको पकड़ते हो तो आपके पास में 180 डिग्री का एंगल ये दिखाई देगा आपको। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको मिनिमम नंबर ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 90 और 120 रहेंगे दो बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बॉन्ड एंगल का आइडिया लग गया कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर देखो ट्राइगोनल से आपको यहाँ पे 120 डिग्री की फील आएगी, और जो बाइपिरामिडल है यानी कि ऊपर नीचे तो ऑब्वियसली वर्टिकल और
इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा याद कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि ये वाले जो बॉन्ड हैं, ये वाले बॉन्ड जो प्लेन में हैं, ठीक है ना, जो प्लेन में, इनको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। और ये वाले जो बॉन्ड हैं वर्टिकल वाले, ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे खास बात ये होती है कि बॉन्ड लेंथ अलग अलग आती है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग आती है। अलग अलग आने का मतलब ये है कि एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं, एक्सियल बॉन्ड, उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आती है कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y है, तो आप समझिए कि आपका जो y है वो ग्रेटर होगा x की रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? तो ये थोड़ा सा यूनिक है एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। और इसी वजह से जो PCl5 होता है वो हीट करने पे डिकम्पोज होता है और ये इस तरह से टूट जाता है, PCl3 और 2Cl2, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप समझिए कि आपके पास जो ज्योमेट्री है उसका वो कुछ इस तरह का है, जिसमें यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और ये ऊपर और ये नीचे। तो बेसिकली ये दोनों क्लोरीन यहाँ से टूट जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, इसको मैंने y बोला था और ये x बोला था। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज करता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। जितना लंबा बॉन्ड होगा उतनी उसकी ताकत कमज़ोर होगी, यानी कि उस बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड है आर लॉन्गर, ठीक है, आर लॉन्गर इन लेंथ, और लेंथ में लंबे हैं, तो इसलिए स्ट्रेंथ में क्या होंगे, देयरफॉर दे आर वीक बॉन्ड, ठीक है, वो क्या होंगे, वीक बॉन्ड होंगे, ठीक है। सिंपल बात समझ में आ रही है? सो दे आर अ वीक बॉन्ड बिकॉज ऑफ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, ठीक। ओके, सो दिस इज आइडिया ऑफ PCl5। नाउ sp3D2, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो SF6। नाउ SF6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो SF6 जो है ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर बाई पिरामिडल होती है। क्या होती है? स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल को कई बार आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्क्वायर बाई पिरामिडल, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब एक बात समझिए आप कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा, एक स्क्वायर बन रही होगी, ठीक है, ऐसे F और F, ठीक है, और दिस इज F एंड दिस इज F। तो अब ये हुआ, और बाई पिरामिडल यानी कि जैसा ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में था कि एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप इसको ऐसे मैच करवा दीजिए, दिस इज योर स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, और फिर आपको ये पिरामिड देखेंगे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बाई पिरामिडल दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑल बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। तो कई बार जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या करा, जैसे ये F है, ये F है, ठीक है, ये F है, इसके अपोजिट ये वाला F है, और फिर आपके ये वाला भी F है, और दिस इज F, ठीक है। तो मान लेते हैं कि नहीं, मुझे तो स्क्वायर इसका बनाना है, तो ध्यान रखना कि ये वाला भी स्क्वायर ही बनता है,
ठीक है, आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो भी स्क्वायर बनेगा और ये बाई पिरामिडल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी कि इस केस में क्या होगा, इन ऑक्टाहेड्रल all bonds are equivalent, all bonds are equivalent in all respect, all bonds are equivalent अगर आपके सारे एटम सेम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एक्सियल इक्वेटोरियल वाला सीन नहीं है। ठीक है, इन दिस केस नो एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर देयर। ओके, अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, सारे बॉन्ड यहाँ पे 90 डिग्री होंगे, कोई इश्यू यहाँ पे। तो ये होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर होगी ऑक्टाहेड्रल शेप वाली। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है जिसको हम लोग बोलते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, हमने लिख रखा है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं IF7। तो यहाँ पे क्या होगा, आई रहेगा सेंटर में और एक पेंटागन बनेगी। ठीक है, तो पेंटागन कैसे बनाओगे आप, 5 ऐसे बॉन्ड ले लोगे। ठीक है, थोड़ा सिमेट्रिक बनाना है, F F F और F F। लेट मी इरेज दिस वन, यहाँ पे स्लाइटली ऐसे पुट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखिए आप लोगों को ये मिलेगा F F, इस तरह से इनको कनेक्ट करिएगा तो ये चीज़ आपको एक पेंटागन की तरह दिखाई देगी। दिस इज़ योर पेंटागन। और उसके बाद में बाई पिरामिडल है, सो लेट मी चेंज द पेन। सो ये आपका ऊपर वाला है F और ये आपका नीचे वाला F है। ठीक है, अब इसमें भी खास बात ये होती है कि सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें ऑल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते। इसमें देखो जो प्लेन वाले हैं, प्लेन वाले बॉन्ड है। ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये होगा 72। ठीक है, 72 होगा, दिस वैल्यू वुड बी 72। और अगर हम ये वाली वैल्यू की बात करें, ये ऊपर वाला F और एक नीचे वाले F की बात करें, तो ये वैल्यू होगी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, 90 डिग्री एंड 72 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, IF7 इसका एग्जाम्पल है। तो अभी हमने क्या करा, हमने एक चीज़ समझ ली कि अगर किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वो लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर होगा। अब उसके पास में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर हमारे पास में sp2 है हाइब्रिडाइजेशन तो वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 120 डिग्री। अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो होगा टेट्राहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट ऐसा होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास में sp3d इस टाइप का अगर होता sp3d तो हम इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जो एंगल होते हैं वो 120 होते हैं प्लेन के ऊपर। तो जो ट्राइगोनल है वो 120 है और उसके बाद में जो ऊपर नीचे एक्सियल वाले होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। फिर आपके पास में आ गया sp3d2 और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। और sp3d3 ठीक है, ये होता है हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और ये इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल आते हैं, एक आता है 72 और दूसरा आता है
90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में एक तो ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। ठीक है, अब देखिए, अब ये केस, ये जो भी लिखा हुआ है ये क्या होता है कि ओनली applicable when number of loan payer is equal to 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने कि नंबर ऑफ लोन पेयर 0 होने चाहिए। ठीक है, तभी ये अप्लाई होगा, यानी कि लोन पेयर का जो नंबर है वो 0 होगा। जैसे आप जितने भी एग्जांपल आपने देखे थे उसमें यही खास बात थी। जैसे मान लेते हैं BEF2 कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा था BCL3 लिख लो तब भी चल जाएगा, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे मैंने CH4 लिखा था, कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे PCL5 लिखा था, कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे SF6 लिखा था, कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे मैंने IF7 लिखा था, कोई लोन पेयर नहीं है। तो मैंने ऐसे मॉलिक्यूल सेलेक्ट किए जिनके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है और उनका मैंने ज्योमेट्री आपको डिस्कस करके दिया। तो यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री जो है क्लियर कट आपको दिख रही है, बॉन्ड एंगल आपको क्लियर कट दिख रहे हैं। मैंने जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें 2 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये वाला केस, ठीक है ना, तो मैं इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला केस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। इसके अंदर 2 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ अलग अलग आती है ना, इस वजह से आप ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन। अब क्या हो गया, जब लोन पेयर आने लगे तो यहाँ पे ज्योमेट्री का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ से मिलेगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा एक नई थियरी से जिसका नाम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। इस थियरी से आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये जो VACPR थियरी है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये टेबल याद रखनी है, दिस टेबल। ठीक है, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि SP हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप है, SP2 है तो डायगोनल प्लेनर है, SP3 है तो टेट्राहेड्रल है, SP3D है तो डायगोनल बाइपिरामिडल, और SP3D2 है तो ऑक्टाहेड्रल, और SP3D3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली इन सब चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लीजिए। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 है, 120 है, 109 है, 120 और 90 है, और यहाँ पे 90 है और 72। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल है, और यहाँ पे साथ में 90 डिग्री का भी एंगल होता है जो ऊपर नीचे पिरामिड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा की आइडिया है यहाँ पे। ठीक है, सो क्विकली आप देख सकते हैं ये हमने क्या क्या देखा था। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।